नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त कुलदीप मिश्रा और आप देख रहे हो केडी टेक सोल्यूशन। पिछले कुछ टाइम से मैं कुछ वीडियो बनाने के लिए सोचा था। तो जो मेरे दिमाग में रेजोल्यूशन आया वीडियो बनाने के लिए वो बेसिकली एमडीयू यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए आया है। जो मैथमेटिक्स के जो सब्जेक्ट्स हैं एमडीयू में, M1 M2 M3, इसका मैं लास्ट वीक मैंने एक एमडी की साइट में विजिट की थी, जिसमें मुझे एक रेजोल्यूशन मिला कि जो पासिंग परसेंटेज था 2016 का 2016 का वो 33% आउट ऑफ 100 सबसे कम पासिंग परसेंटेज था वो मैथमेटिक्स का था। तो उसके रिलेटेड मैं कुछ वीडियोस डाल रहा हूँ और नेक्स्ट मंथ एग्ज़ाम भी है। तो नेक्स्ट मंथ तक मैं बेसिकली एमडी की ही वीडियोस डालूंगा जो M3 और M2 की होंगी। बेसिकली मैं M3 की ही अभी मैंने कुछ वीडियोस बनाई हैं जो अपलोड करूँगा वन बाय वन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या होता है देखते हैं क्या फ्लेवर्स है M3 का और किस तरह से हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप जैसे स्क्रीन में देख ही रहे होंगे कि फ्लेवर फॉर M3, ये टोटल जो 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है आपका, और 50 मार्क्स का आपका इंटरनल और एक्सटर्नल प्रैक्टिकल्स होते हैं। तो जो 100 में से आउट ऑफ आपको 40 मार्क्स गेन करने होते हैं पास होने के लिए। तो दोस्तों मैं जानता हूँ कि M1 M2 M3 सबसे सिंपल सब्जेक्ट जो है वो M3 है। मैथ्स पार्ट 3 जो M3 है वो आपका सबसे सिंपल सब्जेक्ट है फॉर M1 और M2 से अगर कंपेयर करो तो आप। तो इसमें पास होना बहुत ईजी है, ठीक है। और जो नहीं पढ़ेगा उसके लिए बहुत मुश्किल भी है, ठीक है। तो मैं आपको खाली ज़्यादा मेहनत नहीं करनी एग्ज़ाम से 20-25 दिन पहले अगर आप मेरी वीडियोस के अनुसार पढ़ोगे तो पास भी हो सकते हो और अच्छे मार्क्स भी आ सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट करने पे अच्छा हम आगे देखते हैं कि कैसे हमें क्या करना है और किस तरह हमें प्रिपरेशन करनी है एग्ज़ाम की। तो सेक्शन ए सेक्शन ए में दो पार्ट्स होते हैं हमें, फोरियर सीरीज एंड फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन। 20 मार्क्स का एक सेक्शन ए होता है जिसमें से आपको दो ऑप्शन मिले होते हैं, दो क्वेश्चन होते हैं। एक आता है फोरियर सीरीज में से। फोरियर सीरीज में से जो क्वेश्चन आता है वो 20 मार्क्स का होता है, जिसके अंदर दो क्वेश्चन होते हैं, वो 10-10 मार्क्स के होते हैं। और फिर फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन का 20 मार्क्स का होता है जिसके अंदर आपके दो क्वेश्चन होते हैं, वो भी 10-10 मार्क्स के होते हैं। तो मैं आपको कहता हूँ दोस्तों, आप खाली फोरियर सीरीज करिए और बिल्कुल मन लगा के करिए फोरियर सीरीज को, तो आप 20 मार्क्स आराम से गेन कर सकते हो। आपको फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने भी जब एग्ज़ाम दिया था मैंने भी कहा था फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं किया था और मेरे मार्क्स भी काफ़ी अच्छे आए थे। तो मैं आपको खाली इसमें सजेशन दूंगा कि आप खाली फोरियर सीरीज करिए और 20 मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। और सेक्शन बी पे आते हैं तो सेक्शन बी में आपका आता है कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी 20 मार्क्स का है, ठीक है। तो इसमें मैं आपको कुछ 12 क्वेश्चन मैंने लिखा है, ओनली 12 क्वेश्चन। मैं इसमें आपको खाली ये 12 क्वेश्चन आपको करवाऊँगा, ठीक है। जो मैं वीडियो बनाऊँगा उसमें 12 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करूँगा। वो आप 12 क्वेश्चन करोगे तो मोर देन इनफ है कि आप 20 मार्क्स गेन कर लोगे। 10 तो डेफिनेटली है कि उसमें से आना ही आना है एक क्वेश्चन तो एग्ज़ाम में, लेकिन 20 मार्क्स आप मोस्ट प्रोबेबिलिटी गेन कर सकते हो, ठीक है। जो क्वेश्चन मैं वीडियोस अपलोड करूँगा कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की। कॉम्प्लेक्स बेसिकली आपने 12th में पढ़ा भी है और उसी के टर्म एंड कंडीशन पे ये कॉम्प्लेक्स चैप्टर पूरा ही है। बस मेथड थोड़ा लॉन्ग है और वर्किंग रूल के ऊपर आपको पूरा बेसिकली डिपेंड है ये चैप्टर। अब आते हैं सेक्शन बी और सेक्शन डी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। इसकी जो M3 की पूरी नेक बोन है उनके लिए, जो बच्चे खाली पास होना चाहते हैं, पास होने के लिए पढ़ रहे हैं कि भगवान मैथ्स निकल जाए मेरी और ये कहता है मेरी बीटेक क्लियर हो जाएगी, तो उनके लिए प्रोबेबिलिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि प्रोबेबिलिटी सेक्शन सी में भी आता है, सेक्शन डी में भी आता है। एक तरह से आप कह सकते हो प्रोबेबिलिटी आपको 40 मार्क्स का वेटेज है 40 मार्क्स की, क्योंकि सेक्शन डी में 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, सेक्शन सी में सॉरी, और एक सेक्शन डी में आता है। तो सेक्शन सी में कुछ पार्ट है कॉम्प्लेक्स का भी, वो इंटीग्रल का पार्ट है। तो इंटीग्रल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप ये स्किप करिए और प्रोबेबिलिटी करिए तो आप 20 मार्क्स गेन कर लोगे, ठीक है। और सेक्शन डी में आपके दो टॉपिक होते हैं, प्रोबेबिलिटी और लीनियर प्रोग्रामिंग LPP। तो आप LPP मेरे हिसाब से स्किप मत करिए, लेकिन जो खाली पास होना चाहते हैं वो स्किप कर सकते हैं और प्रोबेबिलिटी ही खाली पढ़िए। मैंने आपको लिख भी रखा है चॉइस इज़ योर्स, ठीक है। तो आप या तो प्रोबेबिलिटी करिए या LPP करिए। लेकिन अगर आप जो खाली पास होना चाहते हैं उनको मैं अभी भी यही कहना चाहूँगा कि सजेशन देना चाहूँगा कि आप डायरेक्टली सेक्शन में सेक्शन वाइज पढ़ने से अच्छा पहले आप सिलेबस को समझिए, वेटेज समझिए, किस तरह से पेपर बनता है आपका, और उस हिसाब से तैयारी करिए तो आपको पास होने में ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और आपका ये जो प्रोबेबिलिटी मैंने यहाँ पर दिखा भी रखा है कि मेन प्रोग्राम है एक तरीके से, ठीक है। तो चलिए
आगे बढ़ते हैं और मैं बेसिकली पीछे से शुरुआत करूँगा सिलेबस की, क्योंकि आप फ्रस्ट्रेट ना हो, क्योंकि अगर या तो मैं आपको फोरियर सीरीज से कराता हूँ तो आपको समझ में भी नहीं आने वाला इतना कुछ खास। तो मैं सिंपल टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। तो मैं बेसिकली प्रोबेबिलिटी से स्टार्ट करूँगा आपका ये पूरा सिलेबस। चलिए सेक्शन डी में आते हैं, प्रोबेबिलिटी फॉर बीटेक स्टूडेंट MDU M3। प्रोबेबिलिटी में एक क्वेश्चन मैंने बहुत बार देखा है, हर क्वेश्चन पेपर के अंदर, हर क्वेश्चन पेपर के अंदर सेक्शन डी में आपका ये पार्ट आता ही है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कैसे करना है हमें सॉल्व, तो उसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसके मैं आपको जितने भी टॉपिक बताऊंगा उसके वर्किंग रूल और मेथड जरूर बताऊंगा, आप उसके वर्किंग रूल और मेथड जरूर याद रखिए। अगर आपको वर्किंग रूल और मेथड याद नहीं है तो आप कोई भी क्वेश्चन MD को सॉल्व नहीं कर सकते। बिल्कुल वर्किंग रूल के अकॉर्डिंग आप अपना जो क्वेश्चन है उसे सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो अदरवाइज़ कोई ऑप्शन ही नहीं है कि आप तुक्का मारो या कुछ भी करो। ठीक है, और जो ट्रिक्स होंगे वो आपको मैं बताऊंगा कैसे किस तरह से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में वर्किंग रूल है, मीन 3 पॉइंट है इसके अंदर। पहला हमें निकालना है मीन डिस्ट्रीब्यूशन। सॉरी ये कुछ मैसेज आ गया है, कैंसिल कर देते हैं इसे। ठीक है, तो पहला पॉइंट है हमारा मीन डिस्ट्रीब्यूशन। मीन डिस्ट्रीब्यूशन हम डिनोट करते हैं स्मॉल m पे। जो आप 10th और 8th में भी आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा कि मीन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ fx अपॉन समेशन ऑफ f। ठीक है, तो सिंपली वही हमें मीन निकालना है। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड है पॉइंट उसका कैपिटल N इज इक्वल टू समेशन ऑफ f। ठीक है, मतलब जो आप क्या होता है समेशन ऑफ f निकालोगे वो इक्वल होता है कैपिटल N के। ठीक है, और उसके बाद आता है सर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन जो हमें निकालना होता है। ठीक है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है कैपिटल N इंटू m की पावर r, मतलब जो मीन होता है उसकी पावर r, और एक्सपोनेंशियल की पावर -m अपॉन r फैक्टोरियल। अब यहाँ पर दो नए टर्म आपको देखने को मिले हुए हैं, जो क्या होता है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। आप जानते ही एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, ये लॉग से निकली हुई एक वैल्यू होती है, लॉगरिथम वैल्यू, वहीं से आपके एक्सपोनेंशियल फंक्शन आता है। ठीक है, और आर फैक्टोरियल, ये आप फैक्टोरियल जो ये फॉर्मूले में पूरे देख रहे हो, सॉरी, ये जो फैक्टोरियल आपने वैल्यू ये देख रहे हो उसके अंदर, ये फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल। तो आर फैक्टोरियल बेसिकली क्या होता है, आपने कॉम्बिनेशन में भी पढ़ा होगा फैक्टोरियल्स कि फैक्टोरियल्स होते क्या हैं, उसमें भी एक फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल पे डिपेंड। और 12th में भी, अगर आपने 12th कर रखे होगा, अगर आप डिप्लोमा के स्टूडेंट नहीं हो तो आप जानते होंगे फैक्टोरियल्स किस तरह सॉल्व करते हैं। अगर नहीं भी जानते तो मैं आगे आपको बताता हूँ किस तरह से आपको फैक्टोरियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। ठीक है, तो वर्किंग रूल अगर आपको समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आया तो आप आगे क्वेश्चन में समझ सकते हो बहुत आसानी से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डाटा ऑफ द कलेक्शन आर कलेक्टेड आर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर शोइंग मेंबर ऑफ द डेथ फ्रॉम द हेंस इफ ईच ऑफ द 200 अज्यूमिंग कॉर्पोरेशन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेथ वाज एंड द फॉलोइंग ऑन। ठीक है, तो ये लास्ट 10 ईयर का डाटा है 200 कॉर्पोरेशन का। ठीक है, जो नंबर ऑफ डेथ हुई है उनमें उसका, तो नंबर ऑफ डेथ 0 1 2 3 4। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी दे रखी है कि जिसमें जीरो नंबर ऑफ डेथ जीरो हुई है वो कॉर्पोरेशन है 109, और ऐसे ही सबकी फ्रीक्वेंसी ने डिवाइड कर रखी है कितने कॉर्पोरेशन में कितनी डेथ हुई है। ठीक है, अगर 4 डेथ हुई है तो वो एक ही कॉर्पोरेशन है जिसमें क्या होता है नंबर ऑफ डेथ 4 हुई है। ठीक है, और टोटल आपका फ्रीक्वेंसी है कि 200 कॉर्पोरेशन है। ये आपको क्वेश्चन MDU 2009 में आया हुआ है। ठीक है, और अभी आगे क्वेश्चन और भी है। क्वेश्चन के अंदर फाइंड द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, एग्जाम में ऐसा लिखा आता है फाइंड द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डाटा, या लिखा आएगा फाइंड द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन के अंदर आपको कभी बार ये भी वैल्यू दी होती है e की पावर -0.61 इक्वल टू ये समथिंग वैल्यू, ये वैल्यू आपको आगे क्वेश्चन के अंदर आती है और ये गिवन होती है। कभी बार अगर नहीं गिवन होती तो आप साइंटिफिक कैलकुलेटर के थ्रू आप इसे फाइंड आउट कर सकते हो। चलिए सोल्यूशन देखते हैं इसका। तो नंबर ऑफ डेथ कितनी है, 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, एंड फ्रीक्वेंसी 109 65 22 3, एंड फ्रीक्वेंसी में हम लगा लेंगे फिर। अब मीन का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ fx अपॉन समेशन ऑफ f। तो पहले fx निकालेंगे, fx क्या होगा x इंटू f, तो f 0 इंटू 109 0, 1 इंटू 65 65, 2 इंटू 22 44, 3 इंटू 3 9, एंड 4 इंटू 1 4। ठीक है, तो समेशन ऑफ fx सम करेंगे इसका सबका तो 122 होता है, और इन सम का सम करेंगे तो 200 होता है। तो मीन फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ fx अपॉन समेशन ऑफ f।
और फिर डिनोट करते हैं हम एम से, ठीक है। तो समेशन ऑफ एफ एक्स होता है 122 और समेशन ऑफ एफ होता है 200। इसको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आती है हमारा 0.61। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्या है। अब बेसिकली मैंने इसमें आपको क्या था, आर की वैल्यू नहीं बताई। आर की वैल्यू होती क्या है, आर की वैल्यू डिपेंड होती है आपकी नंबर ऑफ डेट जो इसमें दे रखा है, ये है आपका खिलाफ इंटरवल। तो इसमें जो आर की वैल्यू होती है वो 0 1 2 3 4। अगर आपको 5 तक दे रखा होगा अगर ऑब्जर्वेशन तो आप 5 तक ले सकते हैं, ठीक है। तो आर की वैल्यू आपको 0 1 2 3 4 आपको ये अरेंज करनी है टर्म में। और क्या कहते हैं, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का आपका जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला होता है यही पी आर इजिकल टू एन एम की पावर आर ई की पावर माइनस एम अपॉन आर फैक्टोरियल, ठीक है। तो एन की वैल्यू आपकी क्या है, एन की वैल्यू मैंने आपको पहले ही बताया है कि एन की वैल्यू होती है आपकी समेशन ऑफ एफ के इक्वल 200, ठीक है। तो 200 हमने इधर वैल्यू पुट कर दी। और एम की वैल्यू आपकी आई है मीन की वैल्यू 0.61 की पावर जीरो इसलिए रखिए क्योंकि आर क्या है हमारा 0, तो हमने 0 पुट कर दिया। और ई की पावर एम की वैल्यू आपकी है 0.61, तो 0.61 हमने यहाँ पर पुट किया, ठीक है। तो 200 आ गया और इसकी वैल्यू 1 होती है। और ई की पावर -61 की वैल्यू आपको गिवन दे रखी है क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर, ठीक है। तो वो वाली आपने यहाँ पर रख दी और जीरो फैक्टोरियल होता है 1। अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि एन की पावर 0, एन हमारा क्या है नेचुरल नंबर। अगर नेचुरल नंबर कोई भी नेचुरल नंबर हो 1 2 3 5 0.61 कुछ भी हो एनीथिंग एल्स, अगर उसकी पावर 0 है तो मतलब उसकी वैल्यू होती है 1 जो हमने यहाँ पर लिखी है। और जीरो फैक्टोरियल हमेशा याद रखना दोस्तों कि जीरो फैक्टोरियल हमेशा वैल्यू होती है 1। और इसे आप एग्ज़ाम में सॉल्व कर सकते हो बाय द हेल्प ऑफ साइंटिफिक कैलकुलेटर। तो आपकी वैल्यू होती है 108.7, ठीक है। उसके बाद आर की वैल्यू अगर 1 है तो सिंपल वही है एम की पावर आर, एम की पावर आर 1 हो गया और आर नीचे है तो आर फैक्टोरियल 1 हो जाएगा सिंपल। ई की पावर -0.61 200.61 सेम इसकी वैल्यू हम यहाँ पुटअप करेंगे, 1 फैक्टोरियल 1 होता है, सिंपली सॉल्व करेंगे। फिर देन सेकंड 2 वैल्यू पुट करेंगे इसके अंदर, सॉल्व हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब फैक्टोरियल की बात मैंने आपको बताई थी कि फैक्टोरियल होता क्या है। फैक्टोरियल आपको पता नहीं है तो आप यहाँ से पता लगा सकते हो। 2 फैक्टोरियल होता है आपका 2 इंटू 1, 3 फैक्टोरियल होता है 3 इंटू 2 इंटू 1। मतलब एट लास्ट आपका 1 आना चाहिए। जब तक अगर आपका 1 नहीं आएगा तब तक आपका फैक्टोरियल ख़त्म नहीं होगा। मतलब एट द एंड ऑफ आपका 1 आना ही चाहिए। जैसे 4 फैक्टोरियल होता है तो हम लिखते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। 3 वैल्यू है तो 200 इंटू 0.61 की पावर 3 ई की पावर -0.61 अपॉन 3 फैक्टोरियल। सेम 3 फैक्टोरियल होगा 3 इंटू 2 इंटू 1। सेम ऐसी सिंपल कैलकुलेशन है। तो सिंपल कैलकुलेशन हम करेंगे बाय द हेल्प ऑफ साइंटिफिक कैलकुलेटर और आपको वैल्यू मिल जाएगी 0.41, ठीक है। अब 4 वैल्यू है, 4 वैल्यू है तो 4 वैल्यू हम इधर पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो हमारी 0.7 आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपकी है थ्योरेटिकली फ्रिक्वेंसी, इसे हम बोलते हैं थ्योरेटिकली फ्रिक्वेंसी या पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का एक पार्ट है, ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ बताने वाला था कि ई की पावर 0.61 ये अगर आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं गिवन है तो आपको निकालना पड़ेगा, वो तो सिंपली बाय द हेल्प ऑफ साइंटिफिक कैलकुलेटर, ठीक है। अगर आपको गिवन है तो आपको इससे ये पता चलता है कि ई की पावर पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्मूले में क्या होता है, ई की पावर -m और m और ये मतलब आपकी m की वैल्यू हमेशा मीन की वैल्यू अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है ये e की पावर समथिंग, तो जो समथिंग होगा वो आपका होगा मीन 0.61 जो आपका यहाँ पर आया हुआ है 0.61, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। फिट द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन टू द फॉलोइंग कैलकुलेटर कैलकुलेट द थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी। इसमें भी e की पावर समथिंग दे रखा है, मतलब ये आपका मीन हो गया। सिंपल x की वैल्यू 0 1 2 3 4 और f की वैल्यू 122 60 15 2 1 एफ एक्स इंटू करेंगे, मीन निकालेंगे जैसे मैंने आपको पहले बताया है। और फिर n की वैल्यू आप जानते हो 200 के इक्वल है। और r की वैल्यू का आपको पता ही है, r की वैल्यू आपकी होती है हमेशा क्लास इंटरवल, ठीक है। 0 1 2 3 4 सिंपल वही 0 1 2 3 4, कुछ नया नहीं है इसमें क्वेश्चन में। और एक चीज़ और, ये क्वेश्चन आपका MDU में 2006 2007 2008 2013 और 2014 में भी आया हुआ है, ठीक है। और मे भी उसके आगे भी आया हुआ होगा, ठीक है। तो ये जो कंक्लूजन मैंने निकाला है MDU के क्वेश्चन पेपर में से देख के कि ये कब कब रिपीट हुआ है, ठीक है। मे भी इस बार भी क्वेश्चन आ जाए। तो सिंपल उसी तरह ही से हमने सॉल्व किया है जिस तरह से हमने पीछे सॉल्व किया था, ठीक है। ये आप पे एक था टॉपिक पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम बढ़ते हैं सेकंड टॉपिक की तरफ जो है फिट बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के बाद आता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा ही आता है एज ए कम्पेयर ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन।
तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हम पढ़ते हैं इसकी वर्किंग रूल। पहला वर्किंग रूल, मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन, लास्ट क्वेश्चन की तरह ही, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। एन पी होता है मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन, ठीक है। मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन जो आप ये निकालोगे मीन की वैल्यू वो एन पी के इक्वल होती है, और एन होता है तो आपका हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द एक्स, ठीक है। और यहाँ पर आपको देखने वाली चीज़ है कि एन पी है यहाँ पर लिखा कि वो इक्वल होता है मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन। तो क्यू की वैल्यू कहाँ से आई? क्यू की वैल्यू आएगी आपकी 1 माइनस पी, जो आप यहाँ पे पी की वैल्यू निकालोगे, ठीक है। उसके बाद एन की वैल्यू, आप किस कैपिटल एन की वैल्यू आप जानते ही हो, समेशन और एफ। और लास्ट है आपका द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इफ कैपिटल एन ब्रैकेट में क्यू प्लस पी की पावर एन। ये होता है आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म, और इसे आप लिख सकते हो क्यू प्लस पी और पी प्लस क्यू, एक ही बात है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको ये वर्किंग रूल समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो और भी अच्छी बात है, हम क्वेश्चन में करेंगे और आपको ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी किस तरह से हमें से सॉल्व करना है। फिट है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, क्वेश्चन में आपको ये लिखा हुआ आएगा फिट है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। इससे आप लोगों को पता चलता है कि आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वाला फॉर्मूला आपको यहाँ पर अप्लाई करना है, ठीक है। ये एमडी में 2009-2012 में आया हुआ है। इसमें भी क्लास इंटरवल आपको दे रखा है, और क्या होता है एफ की फ्रिक्वेंसी आपको दे रखी है। तो सिंपल एक्स की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 और एफ की वैल्यू 30, 62, 46, 10, 2 पुटअप करेंगे। और एफ एक्स निकालेंगे 0 इंटू 30 0, 1 इंटू 52 52, 2 इंटू 45 92, 3 इंटू 10 30, 4 इंटू 2 8, ठीक है। समेशन और एफ कैलकुलेट कर लेंगे, टोटल सम कर लेंगे इसका, और एफ एक्स का भी टोटल सम कर लेंगे। उसके बाद एन की वैल्यू आपको मैंने बताई दी कि हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एक्स, हाईएस्ट वैल्यू इसमें क्या है 4 है, तो 4 एन की वैल्यू हो जाएगी। और कैपिटल एन होता है आपका समेशन ऑफ एफ, जो आपका 150 हो जाएगा। समेशन ऑफ एफ का 150 निकाला है तो 150 वैल्यू की हो जाएगी। मीन आपने कैलकुलेट कर लिया, मीन आ गई आपकी 1.28। और मैंने आपको क्या होता है वर्किंग रूल में बताया था कि एन पी इक्वल होता है मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन, जो आपका आया है 1.28 ये आ गया। और एन की वैल्यू आपको पता ही है, एन की वैल्यू आपकी हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द एक्स है, तो आप 4 वैल्यू में पुट करोगे और पी की वैल्यू आपकी निकल जाएगी 0.32, ठीक है। उसके बाद आपको निकालनी है क्यू की वैल्यू, तो क्यू की वैल्यू आपको निकालने के लिए 1 माइनस पी करना पड़ेगा, तो 1 माइनस पी करोगे तो क्यू की वैल्यू आ गई। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपको पहले क्या क्या वैल्यू चाहिए, एन की वैल्यू आपने निकाल ली, एन होता है समेशन ऑफ एफ, ठीक है। समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी 150 आ गया। क्यू और पी आपने यहाँ से निकाल लिया, एन पी इक्वल होता है मीन के, तो पी की वैल्यू आपने निकाल ली, तो क्यू की वैल्यू भी आप निकाल चुके हो। और एन आपको पता है स्मॉल एन क्या होता है, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द क्लास इंटरवल मीन्स एक्स। तो 4 आपका क्या हो गया वैल्यू, आपको इस फॉर्म में लिख के छोड़ देना है, ये आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। आपको इसी के 10 मार्क्स आपको मिल जाएंगे, और मे भी कभी कभी क्वेश्चन 20 नंबर का भी आ सकता है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, आपको मैंने 2 टॉपिक पढ़ा दिए बेसिकली, एक है आपका पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूशन, एक है आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। उसके बाद आपका आता है बेस थ्योरम, जो मोस्ट प्रोबेबिलिटी आना ही आना है 110%, 10 मार्क्स क्वेश्चन हमेशा ही आता है। तो ये आगे बेस थ्योरम, ये थ्योरम है आपकी, ठीक है। तो ये बेस थ्योरम के ऊपर जो क्वेश्चन है वो बेसिकली आता है परसेंटेज के ऊपर। हमें जब परसेंटेज आपको दी होती है किसी भी डाटा की, आपको उससे कैलकुलेट करना होता है उसकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो कैसे बेस थ्योरम अप्लाई करते हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और दोस्तों मैंने ये नोट्स जो हैं वो अपने फेसबुक आईडी पर पोस्ट कर रखा है, तो अगर आपको ये नोट्स की भी अगर ज़रूरत चाहिए, अगर आपको ये कि आपको लगता है कि हाँ इसकी नोट्स की आपको रिक्वायरमेंट है, तो आप मेरे फेसबुक आईडी पर वहाँ से आप पिकअप कर सकते हो, ठीक है। कि उसमें एक पेज बना हुआ है KD टेक सोल्यूशन, तो वहाँ पर आप जाइए और ये कहते हैं ये नोट्स आपको वहाँ मिल जाएंगे। और इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई क्योंकि मैंने नोट्स तो पहले ही मैंने अपलोड कर चुका हूँ, लेकिन ये वीडियोस उसको डिस्क्राइब करने के लिए उस नोट्स को, तो इसलिए मैंने ये वीडियोस बनाई हैं। और आगे मैं वीडियोस बनाऊँगा किस तरह पे आपको प्रिपरेशन करनी है अपने एग्ज़ाम की, क्योंकि नेक्स्ट मंथ ही आप लोगों के एग्ज़ाम हैं। तो प्लीज़ 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 आप जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूँ बेसिकली उनके लिए, कि जो 33 है क्राइटेरिया है MDU का जो 33 क्राइटेरिया 2016 का जो एग्ज़ाम का जो क्राइटेरिया था उसको ब्रेक करने के लिए ये वीडियोस बनाई गई है कि 33 तो दोस्तों कम से कम क्रैक करो उसे, कम से कम एट 60-70% MDU का जो रिज़ल्ट है वो पासिंग परसेंटेज निकले, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।